हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विस्पत थ्योरी। यह टॉपिक भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लॉन्ग या शॉर्ट में। तो आइए हम जानते हैं विस्पत थ्योरी क्या है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस थ्योरी को पढ़ने की। हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में कि उसके जब हम किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं कि वह sp है, sp2 है, sp3 है, तो इससे हम ज्योमेट्री का पता लगाते हैं। लेकिन आखिरकार एटम में भी तो लोन पेयर होते हैं, तो जिसकी वजह से रिपल्सन होता है। तो उस रिपल्सन के कारण उसमें उस ज्योमेट्री में कुछ डिस्टॉर्शन आ जाते हैं, जिसके कारण उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। तो यह विस्पर थ्योरी ही बताती है कि आखिरकार उस एटम की रियल ज्योमेट्री क्या होगी। तो हम देखते हैं विस्पर थ्योरी के बारे में। इसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। रिपल्सन से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ रिपल्सन के बारे में हमें जानना पड़ेगा, आखिर इसमें रिपल्सन का नाम क्यों लिया गया है। तो देखते हैं। इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था R.J. गिलेस्पी एंड R.S. नाइहोम ने 1957 में। यह थ्योरी क्या कहती है, आइए देखते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन टू अकाउंट फॉर द ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। हमने आपको पहले ही बताया था कि यह ज्योमेट्री के बारे में बताती है। तो ज्योमेट्री, रियल ज्योमेट्री एक तरह से बताती है, क्योंकि जब डिस्टॉर्शन होगा तो कुछ ना कुछ शेप में उसके चेंजिंग आएगी मॉलिक्यूल के। तो यह रियल ज्योमेट्री बताती है। हम हिंदी में जानते हैं क्या है। यह सिद्धांत हमें संयोजी अणुओं की आकृति एवं ज्यामिति के बारे में बताता है। इसके कुछ मतलब इसमें क्या प्रावधान है, आइए देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। मतलब मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि उनके बीच रिपल्सन कम हो, और कम रिपल्सन होगा तो उनकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, और ज़्यादा रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, और जो है डिस्टॉर्शन अधिक हो जाएगा। और सभी मॉलिक्यूल चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए, इसीलिए उनके बीच रिपल्सन कम हो, ऐसा इस सिद्धांत का कहना है। आइए और इसके नेक्स्ट पोस्टुलेट के बारे में जान। किसी अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इसमें यही बताया है कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन युग्म उसमें है। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर, जितने अधिक लोन पेयर होंगे उतना ही उसकी आकृति में चेंजिंग आएगा, उतना ही डिस्टॉर्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो लोन पेयर उपस्थित होंगे वो एक दूसरे को उनमें रिपल्सन अधिक होगा, तो स्टेबिलिटी भी उसकी कम होती जाएगी। और तीसरा है, इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य उपस्थित प्रतिकर्षण निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। मतलब उनकी स्टेबिलिटी किस फॉर्म में चेंज होती है। तो जब लोन पेयर में रिपल्सन होगा तो उनमें रिपल्सन अधिक होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होगा, और बॉन्ड पेयर में उससे भी कम होगा। मतलब सबसे अधिक रिपल्सन जो है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होता है, और फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, फिर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। विस्पर थ्योरी के द्वारा अणुओं की ज्यामिति का निर्धारण। हम उसकी ज्योमेट्री कैसे फिक्स करेंगे, देखिए। अणुओं को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उनके मतलब लोन पेयर के अकॉर्डिंग हम अणुओं को, मॉलिक्यूल्स को दो टाइप्स में बांट सकते हैं। वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब जिनमें लोन पेयर नहीं होते हैं। और वे अणु जिनका केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होते हैं। तो दो तरह के हो गए, एक पर जिसमें लोन पेयर नहीं होता है और एक पर जिसमें लोन पेयर होता है। आइए हम इसे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। हमने कुछ एग्जांपल लिया है इसको जानने के लिए। तो एग्ज़ाम में हमारे यह भी पूछता है कि मतलब एग्ज़ाम अगर लॉन्ग में पूछता है तो एग्जांपल से भी समझाना पड़ता है। जब आप इन सब के बारे में ऐसे ही पॉइंट से लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे बनेंगे, और इससे आपका पेजेस में मतलब बढ़ेगा। जितना अच्छा आप लिखे रहेंगे उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे हम देखेंगे NH3 में। NH3 का नेम है एमीन। यह एमीन मॉलिक्यूल है। इसमें नाइट्रोजन एटम जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होते हैं और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। और इसका सेफ होता है पिरामिडल ड्यू टू डिस्टॉर्शन। मतलब जब इसमें डिस्टॉर्शन होता है नाइट्रोजन पर, तो आप जानते ही हैं एक लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से इसमें डिस्टॉर्शन होता है। और जब डिस्टॉर्शन होता है तो उसका जो सेफ होता है वो पिरामिडल होता है। और जो ज्योमेट्री होती है, जैसे यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसलिए वैसे ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन डिस्टॉर्शन के बाद जो है पिरामिडल है। अब देखिए स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इस पर एक लोन पेयर है, और यह पिरामिडल स्ट्रक्चर है। और वैसे नॉर्मली आप ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
तो इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच 106 डिग्री 45 मिनट का एंगल बनता है। आप इसे डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। यह है NH3 का मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं जल में भी ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम में NH3 का, H2O का, इन्हीं सब चीज़ों का एग्जाम्पल से पूछता है कि मतलब इसका एक्सप्लेनेशन करके विस्पर थ्योरी को समझाइए। ऐसे ही H2O में भी देखते हैं। H2O को ऐसे बनाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके H2O का निर्माण होता है, आप जानते ही होंगे। ऑक्सीजन एटम इसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अक्सर करके हाइब्रिडाइजेशन जो है हम लोग सेंट्रल एटम में ही देखते हैं। तो इसमें सेंट्रल एटम जो है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसमें 1s2, 2s2, 2p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें होते हैं। इसका शेप जो होता है, H2O का जो शेप होता है वो बेंट होता है, यानी कि मुड़ा हुआ, थोड़ा सा ऐसे घुमावदार। और ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, चूँकि यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए वैसे ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन 2 लोन पेयर के प्रेजेंट होने की वजह से इसका शेप जो है बेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह किस प्रकार से इसका शेप है। यह H2O का मतलब डिस्टॉर्शन की लोन पेयर उपस्थित यहाँ 2 हैं और ये 2 हाइड्रोजन हैं और इन दोनों के बीच जो हाइड्रोजन के बीच एंगल बन रहा है वह 104 डिग्री 27 मिनट है। और ये नॉर्मल भी आप ऐसा स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में बना सकते हैं। वैसे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा भी बना देंगे तो आपका सही माना जाएगा। तो यह H2O का स्ट्रक्चर है और पहले हमने NH3 का भी देख लिया। यदि आप ऐसे दो का तैयार कर लेंगे तो आगे भी ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स का इस प्रकार से बना करके आप लिख सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, विस्पर थ्योरी आपको जहाँ नहीं समझ में आई होगी कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।